नमस्ते सिलीगुड़ी। जैसा वादा रहता है हर बार हर दिन आने का, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक, तो आज फिर आपके सामने आ गए हैं क्योंकि आपके बिना भी हमारा मन नहीं लगता और हमें लगता है, आशा है कि आपका भी मन हमारे इस कार्यक्रम के बिना नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है इस कार्यक्रम को शुरू हुए। हर रोज एक नए मेहमान के साथ आपको मिलना पड़ता है, आपको रूबरू होना पड़ता है और आपको एक मौका मिलता है कि उनके जो सुझाव है, हमारे जो सिलीगुड़ी है, जो कार्यक्रम है नमस्ते सिलीगुड़ी, हमारे शहर की बात, जिस कार्यक्रम का हमने एक आशय दिया है, जिस कार्यक्रम को एक पहल के रूप में रखा है आपके सामने कि हम अपने शहर के बारे में सुझाव लेकर आएंगे, नए नए लोगों के जहन में जो सुझाव रहते हैं वो लेकर आएंगे। तो आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और मेहमान सुभाशीष चटर्जी। नमस्ते। 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 तो सुभाशीष चटर्जी का परिचय मैं दे दूं, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज का जो दौर है, डिजिटल जो दौर है, उस दौर में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक भूमिका, अहम भूमिका होती है। और अगर मैं यूं कहूं कि भारत में भी कई ऐसे जगह है, ऐसे कई शहर हैं जहां आज तकनीक को जोड़कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, या फिर अगर हम यूं कहें कि हर चीज कहीं ना कहीं करेक्ट होती जा रही है तकनीक से, तो ये गलत नहीं होगा। और विदेशों में तो मुझे लगता है कि सड़कों पर जो गाड़ियां चलती है, जीपीएस के तहत उन्हें ट्रैकिंग की जाती है। टोल टैक्स भी ऑटोमेटेड सिस्टम से हो गया है तकनीक के कारण। तो तकनीक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है हमारे आज के इस युग में, क्योंकि ये तकनीक का युग है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, सुभाशीष जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुभाशीष चटर्जी, ये सोशल वर्कर के रूप में भी एक बड़े लेवल पर काम करते हैं। इनका सोशल प्रोफाइल भी बहुत एक बड़ा सोशल प्रोफाइल है। तो सबसे पहले सोशल प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुभाशीष चटर्जी रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3240 के पास्ट गवर्नर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं। और एक अगर मैं यूं कहूं कि 3240 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इसके अंदर में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आसाम, मेघालय इतना बड़ा एक एरिया आता है, जिसके अंदर काफी क्लब है। क्लब की संख्या कितनी है? 100 प्लस क्लब्स हैं, जिनके अंदर में लाखों, आई थिंक हजारों की संख्या में एक्टिव मेंबर्स है। और रोटरी के लिए विशेष बात बता दूं कि रोटरी जो है प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप है, लेकिन आजकल इसमें व्यवसायी और भी अलग अलग तरह के क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे हैं और एक बड़ा कहीं ना कहीं समाज सेवा का एक नया जो है बयार को बहा रहे हैं। और अभी फिलहाल सुभाशीष दा जो है, सुभाशीष चटर्जी, वो डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहे हैं रोटरी के। और डिस्ट्रिक्ट रोटरी के अंदर में इनको राजादा के नाम से जाना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि मैं भी एक रोटेरियन हूं। इस बात को कहने में कहीं हिचक नहीं है और प्राउड होता है कि मैं रोटेरियन हूं। इतनी बड़ी संस्था है, पूरे विश्व भर में कार्य कर रहे हैं और रोटरी का सबसे बड़ा अहम रोल रहा है पोलियो निवारण में। और पोलियो की जो आज अगर हम बात करें तो पोलियो कहीं ना कहीं आज लुप्त सा हो गया है, उसका मेजर रोल रोटरी ने प्ले किया है इसमें। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं रोटरी के जितने भी मेंबर हैं और जो भी मेंबर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज सुभाशीष चटर्जी हमारे साथ है, तो रोटरी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट 3240 के मेंबर है, वह भी जरूर देख रहे होंगे। और मैं चाहूंगा कि वो पूरा कार्यक्रम जरूर देखें। और सुभाशीष दा के बारे में बता दूं कि ये लाइफ मेंबर है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के, रेड क्रॉस सोसाइटी में भी है। और सबसे अहम बात बता दूं कि इंडियन इनवाइटेड फैकल्टी है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के। और साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडियन, ये पूरा नाम है CSI, इंडियन चैम्बर के भी। और साथ ही साथ कंसल्टेंट है, कंप्लायंस कंसल्टेंट है गूगल इंडिया के। तो बहुत बड़ी प्रोफाइल को लीड कर रहे हैं सुभाशीष दा। सुभाशीष दा, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम नमस्ते सिलीगुड़ी में। और सबसे अहम बात जो कि हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान को आने के लिए एलिजिबल बनाती है, वह है कि वह सिलीगुड़ी के नागरिक हैं। तो इतनी बड़ी प्रोफाइल को लीड करने वाले सुभाशीष चटर्जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और मुझे आशा है कि आज का ये कार्यक्रम है काफी स्पेशल होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सोशल वर्कर भी और सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं। तो सुभाशीष दा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपके जहन में एक जो चर्चा हम हमेशा करते हैं, हमारा जो शहर है
आपने बचपन से देखा है, कितना बदला है? आपको क्या लगता है कि अगर हम उस बारे में बात करें, कितना बदला है, कितना ग्रोथ में है शहर, तो आपके विचार से कैसा ग्रोथ हो रहा है सिलीगुड़ी का? वेल नमस्ते सिलीगुड़ी वंस अगेन। संजय जी, आपने जो बात छेड़े हैं ये बहुत बहुत अहम बात है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से सिलीगुड़ी को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 होते देखे हुए। सिलीगुड़ी परहैप्स सारे दुनिया में ना बोले तो इंडिया में कम से कम वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सिटी है। बहुत फास्ट इसका ग्रोथ हो रहा है। तो जो सिटी एक बार फर्स्ट ग्रोथ में जाते हैं तो उसमें 2-4 चीज हमको देखना पड़ता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी कि उसका हमारा फ्यूचर विजन क्या है, क्योंकि आज सिलीगुड़ी में कोई सड़क बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये 1, 2, 4 साल के लिए चिंता करके बनाने में फायदा नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद आप फिर वहीं आ जाओगे जहां आज है, क्योंकि ग्रोथ रेट इसका थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हमारा लगता है कि सिलीगुड़ी में आज हम ट्रैफिक की बात करें, सड़क की बात करें, कुछ भी योजना की बात करें, तो वी हैव टू प्लान फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स कि आज है 2023, हम लोग 2045 में सिलीगुड़ी को कैसे मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसका ग्रोथ बढ़ता चलेगा। और वहां पे आपने जैसे बात ऑलरेडी कह चुके हैं कि टेक्नोलॉजी आज के दिन में एक अहम भूमिका निभाती है कोई भी शहर का डेवलपमेंट के लिए। खास करके ट्रैफिक सिग्नलिंग जो है ये टोटल कंप्यूटर्स बन चुका है बहुत बड़े बड़े शहरों में। सिलीगुड़ी पे भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, ऐसा बात नहीं हुआ है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पोजीशंस और भी बहुत स्कोप है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम जो है, क्योंकि सिलीगुड़ी में आप सिलीगुड़ी कोई भी वासी को पूछ लीजिए, सब परेशान है ट्रैफिक से। बोलते 10 मिनट का काम के लिए कहीं जाना पड़े तो 1.5 घंटा रास्ते में गुजरना पड़ता है। तो ट्रैफिक जो ये है, हम थोड़ा इसमें फुर्ती लाने की सोच सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, और पॉसिबल है क्योंकि ऑटो सिग्नलिंग से अगर हम काम करते हैं तो आप एक सिग्नल में है तो अगला सिग्नल का क्या टाइमिंग है आप सोच सकते हैं, उसी हिसाब से आप आपका गाड़ी का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उस सिग्नल में जाके आपका ज्यादा देर रुकना ना पड़े। सो ये आपको फीड देगा गाड़ी पे कि स्पष्टता मैं आपको पूछूंगा, ये जो आपने बात कही टेक्नोलॉजी की, यही मुझे लग रहा है आज के दौर में यही टेक्नोलॉजी रेलवे में यूज हो रही है। रेलवे में यूज हो रही है। रेलवे का आज जो सिग्नलिंग है, कौन सा प्लेटफॉर्म में कौन सा गाड़ी जाएंगे, पहले का दिन क्या एनजीपी में गाड़ी रुकती है, कटिहार से सिग्नल आता है कि ये दार्जिलिंग में जो सिलीगुड़ी में आ रही है कौन सा प्लेटफॉर्म में जाएंगे। तो ये टोटली ऑटोमेटेड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सिलीगुड़ी का ग्रोथ, सिलीगुड़ी का पॉपुलेशन एंड सिलीगुड़ी का स्कोप देखते हुए, क्योंकि ये टोपोग्राफिकली एक बहुत अहम जगह पे बैठी हुई है सिलीगुड़ी, तो हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट हम लोग ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर सके, कि ट्रैफिक का सुविधा ला सके। यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरी बात जो है, हम लोग यहाँ पे सड़क के ऊपर काम कर सकते हैं कि किधर से कौन सा सड़क जाएगा, 20 साल बाद सिलीगुड़ी का क्या हो सकता है, फ्लाईओवर कहां से बनेगा। सो ऑल दिस थिंग्स वी कैन यूज। आज के दिन में तो एआई आ गया, आप एआई का भी हिसाब लिख सकते हो। एआई कैन ऑल्सो गाइड यू। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज सबसे ज्यादा चर्चे में है, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि 20 साल बाद शहर का क्या रूप हो सकता है। सो प्लानिंग जो है, ये विजन एंड प्लानिंग हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ में कर सकते हैं, और अगर इसको हम लोग पूरी तरह लागू कर पाएंगे यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से सिलीगुड़ी की लाइफ बहुत सुधर जाएगी, बहुत सुधर। तो सुभाषित जी बता रहे हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगर हम इसको वैसे बात करें तो कहीं ना कहीं उसको उपयोग कर हम चीजों को फिर से ठीक कर पाएंगे, या फिर आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए हम सोच पाएंगे। सुभाषित, कैसे हम कार्य कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कैसे काम हो रहा है? आप तो विदेशों में भी घूमे हैं, आप बहुत जगह रोटरी के कारण आपका जाना होता है, कई सेमिनार आप अटेंड कर चुके हैं बड़े बड़े देशों में जाकर, तो क्या सिस्टम वहां कार्य कर रहा है, कैसे हम उसको, क्योंकि आपने सिलीगुड़ी से भी छोटा शहर देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज में, जो कि बहुत ज्यादा अत्याधुनिक तौर पे अपने आप को विकसित कर चुके हैं। अब अगर हम चाइना की बात करें, छोटे छोटे शहर है वहां पर, तो वो भी कर चुके हैं। मैं कुछ दिनों पूर्व मैं भूटान गया था, तो भूटान में मैंने देखा था जो चेक पोस्ट है वहां पर भी जो जब क्रॉस करते हैं, गाड़ियां क्रॉस करते हैं, तो वहां लैपटॉप लगाकर ऑनलाइन सब कुछ सबमिशन हो रहा है। माने हमें वहां पर पर्ची काटकर कुछ नहीं दिया जा रहा है, टोटल ये है। मगर सिलीगुड़ी में अगर ऐसी व्यवस्था हम करें तो ऐसा क्या संभावना है, और कितना खर्च पड़ सकता है इसमें, एक अप्रोक्सीमेटली? देखिए, सबसे बड़ा बात है, अगर आप ट्रैफिक सड़क की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज के दिन में हम सपोर्ट ले सकते हैं वो है जीपीएस। क्योंकि विदेशों में हर एक रास्ता 100% जीपीएस कवर्ड है। आप अभी गाड़ी में बैठे ड्राइव कर रहे हैं, आपको बता देगा 500 मीटर आगे या 1 किलोमीटर आगे कौन सा सिग्नल है, कौन सा लेफ्ट किधर जा रहा है, कौन सा राइट किधर जा रहा है। आपको गूगल मैप का सहारा नहीं चाहिए, जीपीएस आपको गाइड करेगा। यहाँ पे हम लोग गूगल मैप से करते हैं कि भाई
300 मीटर जाने के बाद लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको वो पहले अलर्ट आ जाता है, पहले अलर्ट आ जाता है कि जीपीएस आपको गाइड कर रहा है कि आपको लेफ्ट जाना है या ये सिग्नल है। तो जीपीएस के हिसाब से आपने ट्रैफिक को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात आया, आप बात बोले थे शुरू में कि हमारा ये जो टोल गेट्स, आज के दिन में आप देखिएगा, आप टोल गेट में जाइएगा, फास्ट टैग काम कर रहा है, कहीं टाइम पे फास्ट टैग स्कैनिंग ठीक नहीं हो रहा है, कई टाइम पे आपके बैलेंस नहीं है इसलिए आपको रोक दिया गया, आप पीछे आए, रिचार्ज किया, 20 मिनट रुक के फिर गए, तो ये जो टाइम वेस्टेज हो रहा है, आपकी होते हुए पीछे गाड़ी की लाइन लग जा रही है, तो जीपीएस के हिसाब से भी ये हो सकते हैं। कैसे होते हैं विदेशों में कि आपकी गाड़ी की नंबर की स्कैनिंग होता है, जब आप गेट पे पहुंचे वहां पर स्कैनर आपका गाड़ी का नंबर का स्कैन ले लिए। हर एक गाड़ी हमारा कंप्यूटराइज्ड है। आज सिलीगुड़ी में जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपकी गाड़ी की चीज टोटल कंप्यूटर में अवेलेबल है। वो आपका गाड़ी का नंबर से आपका डिटेल ले लेगा और आप जितने दूर जाएंगे प्रोरेटा हिसाब से आपका टोल कैलकुलेट होगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली। मान लीजिए आज के दिन में क्या है, आप यहां से जलपाईगुड़ी जाएंगे, जलपाईगुड़ी जाने के लिए आपको 120 रुपया का टोल देना पड़ रहा है। अब मैनागुड़ी जाइए 120 रुपया का देना पड़ रहा है। अब धूपगुड़ी तक चला जाइए 120 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन अब हिसाब से देखिए तो जलपाईगुड़ी तो कम डिस्टेंस गए, तो अभी ये सिस्टम हम लोग लागू कर सकते हैं कि आप जलपाईगुड़ी तक गए, जितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया उतना ही आपका टोल टैक्स कैलकुलेटेड होगा एज ए प्रो रेटा बेसिस, और मंथ एंड में आपकी गाड़ी की नंबर के टैग के साथ वो ऑनलाइन में आपके पास बिल आ जाएंगे, आप बिल भर दीजिए, चलते रहिए। तो इसमें एक चीज है कि आपकी टाइम सेव होगा, फास्ट ट्रैक में रिचार्ज वगैरह ये सब जो झमेला है ये नहीं रहेगा, और गाड़ी आपका फास्ट टैग स्टिकर स्कैन हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे अभी सिटीज में, बहुत सिटीज में, सिलीगुड़ी में भी शुरू हुए हैं कि आपका ट्रैफिक रूल वायलेट करते हैं तो वो पर्ची काटने वाला दिन चला गया। आप स्कैन कर रहे हैं, आप क्या वायलेट किया है, हेलमेट नहीं पहना या मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाया, जो भी है, ओवर स्पीड किया, महीना एंड पे जाके आप वेबसाइट चेक करो, जितना फाइन लगा है आप ऑनलाइन पे कर दो, क्लियर। तो ये जो सिस्टम्स है ये हम लोग धीरे धीरे अगर यहाँ पे लागू कर सकते हैं तो हमारा मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम हो जाएगा। इससे हमारा जो नागरिक है उनके जीवन में थोड़ा बहुत सुख शांति आ जाएंगे, क्योंकि टाइम सेव हो जाएगा। आदमी के पास अगर कुछ कमी है तो टाइम की कमी है, कुछ कमी है तो टाइम की कमी है। तो टाइम की सेविंग्स के बारे में ही सुभाषिता बता रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ जो आज के दौर में हो रही है हमारे सिलीगुड़ी वासियों के लिए, वो वही है टाइम सेविंग। टाइम नहीं सेव हो पा रहा है, हम टाइम को सेव ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं टाइम हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, उससे बहुत पैसे बना सकते हैं या फिर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ पैसे बनाना नहीं, उसके कारण हो सकता है कि हम जो अच्छे खिलाड़ी है वो समय पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए खेलने में, डॉक्टर समय पे पहुंच पाए, पेशेंट को बचाने में मदद मिल सकती है, हर चीज में मदद मिल सकती है। सुभाषिता, सड़कें बहुत कम है, ट्रैफिक तो हम ठीक कर लेंगे, ट्रैफिक सिग्नल हम ठीक कर लेंगे, लेकिन सड़कें तो कम है। सड़कें उतनी की उतनी है। एक दौर था, समझिए कि एक दशक था जब सिलीगुड़ी जब बना था पुराने समय में, उस समय से आज तक में सिलीगुड़ी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। जनसंख्या वाइज देखे, गाड़ियों के तरीके से देखे, व्यवसाय में, मॉल में, सब में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो अब लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, मगर सड़कें आज भी उतनी की उतनी है, प्रेशर उन पर उतना ही है। इसका वैकल्पिक तौर पे क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, सिलीगुड़ी में मैं बचपन से जो रास्ता अभी देखते हुए आए हूँ, कुछ रास्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रास्ता उसी में अटके हुए हैं, क्योंकि जगह नहीं है। जो मेन जो मार्ग है वो है, जैसे मैं आपकी मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, तिलक रोड चले जाइए, 25, 30, 35 साल पहले तिलक रोड जितना था आज भी उतना ही है। बिहान रोड है वो, तिलक एक नाम था उसमें। नहीं, तिलक रोड जो आपका जो गोष्ठीपाल सर्जरी से जो रास्ता, तिलक वो तिलक रोड हुआ। मैं एक एग्जाम्पल दी, ऐसे बहुत रास्ते। तो अभी यहाँ पे आपको रास्ता बड़ा करने का तो स्कोप नहीं है, आप तो बिल्डिंग नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि वो सब लीगल बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पे जो हम लोग सोच सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट कम्युनिटी पार्किंग सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्किंग, ओके। कम्युनिटी पार्किंग, आप एक जगह पे क्या होता है कि मान लीजिए आप सेवक रोड पे आप आधा रास्ता पार्किंग से भरा हुआ है दोनों साइड में, तो रास्ता आप बनाए 100 फुट की, उसमें 40 फुट आपका दोनों साइड में 20 फुट पार्किंग में चला गया, तो मेरा रास्ता मिला हो 60 फुट का ही मिला है। तो अगर आप कम्युनिटी पार्किंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपका पूरा रास्ता मिल सकता है। और कम्युनिटी पार्किंग इज ए नीड ऑफ द आवर आज के दिन में। आप हर कमर्शियल प्लेस में एक पार्किंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए। ऐसा भी हम पार्किंग देखे हुए हैं कि 40 मंजिल पार्किंग है। आप आपके हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप जाइए, 40वीं मंजिल में लगाइए, नहीं तो पहला मंजिल दूसरा मंजिल में लगाइए। तो दैट कैन वन थिंग वी कैन थिंक ऑफ। और दूसरा है कि हमारा
20 साल आगे सोच के 2045 या 2047 सोच के हमको फ्लाईओवर का प्लानिंग करना पड़ेगा। उपाय नहीं, फ्लाईओवर का प्लानिंग उपाय नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। आपको अभी ऊपर से जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे कोई जगह खाली, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज, ये सब ये सब करना पड़ेगा। हमको वो सब सोचना पड़ेगा। अगर वो हम सोच के सिलीगुड़ी को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और हम जैसे आपको बोले हमारा फ्यूचर विजन होना चाहिए। आप एक संख्या लगा लीजिए, लास्ट 20 साल में सिलीगुड़ी की पॉपुलेशन कहां से कहां है, तो नेक्स्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा नेक्स्ट 20 साल में भी कितना परसेंटेज जा सकता है, गाड़ियां कितना बढ़ सकती है। तो उसी हिसाब से एक फ्यूचर विजन प्लान करना पड़ेगा, एंड उसी हिसाब से हमारे हिसाब से फ्लाईओवर्स, पेडिस्ट्रियन रोड्स, कम्युनिटी पार्किंग, ये सब हमको प्लान करना पड़ेगा ताकि हम सुधर पाए। तो सुभाषिष जी बता रहे हैं, सुभाषिष चटर्जी बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इसको कम्युनिटी पार्किंग और भी जो विजन है, सबसे बड़ी बात है कि विजन लेना होगा, प्लान लेना होगा कि आने वाले 20, 25, 50 साल के लिए सोचकर, माने दूरदर्शिता पूर्ण एक कहीं ना कहीं सोच को डेवलप करना होगा। मुझे लगता है उसकी कहीं ना कहीं कमी है आज के दौर में कि हमें आने वाले 20 साल 25 साल के लिए प्लान करना, क्योंकि अगर हम अपने भविष्य का प्लान करते हैं ना, तो हम 20 साल 25 साल 50 साल बाद के लिए हम SIP करते हैं, हम LIC करते हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए धन संचय करते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, मगर हमारे शहर के लिए शायद कहीं ना कहीं इस बारे में मुझे लगता है कि कमी महसूस की जा रही है। तभी मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुभाषिष कह रहे हैं, सुभाषिष चटर्जी कह रहे हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशल वर्कर भी हैं और बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी के जमाने में गूगल के कंप्लायंस के लिए भी ये कार्य कर रहे हैं। गूगल कंप्लायंस के कंसल्टेंट है, यानी आप समझ पा रहे हैं कि गूगल कंप्लायंस कितने तगड़े कंप्लायंस होते हैं। मैं हैंडल करता हूं रोज, मुझे पता है कि एक बड़ी सारी लिस्ट होती है जिसको कंप्लायंस को पार करते हुए फिर आपको गूगल के अंदर में अपनी जगह बनानी पड़ती है, और वहां से आपको गूगल से भी पैसे मिलते हैं। तो इसको अगर ये लीड कर रहे हैं, इस जगह पे अगर ये है, तो आप सोच सकते हैं कि इनका विजन कितना आगे का होगा। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो फेसबुक, गूगल या सोशल मीडिया जो जितने जो तंत्र है, वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं ना, वो आने वाले 20, 25, 50 साल के लिए कार्य कर रहे हैं, हर दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, मगर हम हैं कि सोच नहीं पा रहे हैं इस बारे में। खैर, ये तो प्रशासन का विषय है सोचने का कि उन्हें कैसे सोचना है और किस दिशा में सोचना है, ताकि आने वाले समय में लोग उन्हें सलाम करें, सैल्यूट करें और उनके कार्यों के लिए उन्हें दोबारा वोट दें। तो खैर, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन विषय जब शासन और प्रशासन का आता है तो वोट की बात जरूर आएगी। अगर सुभाषिष चटर्जी से हम इस बारे में जानना चाहें कि सुभाषिष दा, एक समय था जब आप बचपन में सिलीगुड़ी को देख रहे थे, और आज क्योंकि आप लोग कार्य भी कर रहे हैं बहुत सारे, अभी रोटरी भी मैं देख रहा हूं कि ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके या एनवायरनमेंट को लेके काम कर रहा है, तो इस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम अपने तरीके से नागरिक या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कितना हद तक कार्य करना चाहिए? अभी जो हो रहा है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कम है, आपको भी लग रहा होगा, और बड़े लेवल पे क्या काम किया जा सकता है? देखिए, आप जब पर्यावरण की बात कहे हैं, रोटरी कुछ साल पहले तक पर्यावरण उसका कोई फोकस एरिया नहीं था। रोटरी पहले 6 फोकस एरियाज बोलते थे, जिसमें हेल्थ है, वाटर हाइजीन है, पीस है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सब थे। हाल ही में रोटरी 7th फोकस एरिया भी जुड़ा है, क्योंकि रोटरी को यह लगा कि एनवायरमेंट इज आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो भी आप देख रहे हैं सब एनवायरमेंट पे चर्चा होती। तो रोटरी की फोकस एरिया है एनवायरमेंट, सपोर्टिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से हम लोग को बहुत कुछ करने का है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं 15 दिन पहले असम में था, असम के शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पे। तो वहां पे फॉरेस्ट की एक कुछ लैंड थे जो एनक्रोच हो चुका था बहुत दिन से, 40, 50, 60 साल से हुआ था। तो हाल ही में वहां की सरकार वो एनक्रोचमेंट को क्लियर किया, क्योंकि वो फॉरेस्ट का लैंड था। अभी वो बैरल लैंड है, 1200 एकड़ का बैरल लैंड है, कुछ भी नहीं है। नाउ फॉरेस्ट हैज अप्रोच रोटरी कि आप यहां पे फॉरेस्टेशन का काम कर दो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया है, फॉरेस्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट ने। इसीलिए मैं देखने गए थे, साइट देखने गए थे। तो हम लोग अभी एक प्लान ले रहे हैं कि हमारा असम का 2 एक क्लब मिल के कि हम लोग वहां पे फॉरेस्टेशन का प्लानिंग करेंगे, पेड़ लगाएंगे, उसको फिर जंगल बनाएंगे, और उसके साथ हम लोग वहां के जो गांव है, विलेजेस है, उनको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक जरिया निकल देंगे। जैसे आप फॉरेस्ट में, जैसे आप काली मिर्ची हुआ, ये सब आप कल्टीवेट कर सकते हैं, उससे पैसा भी आता है।
तो दिस इज एन प्लान एंड प्रोग्राम दैट वी आर थिंकिंग ऑफ। हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, एकदम इनिशियल स्टेज पे है, बट हम उम्मीद करता हूं कि आगे जाके होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को बोल रहे हैं कि आप प्लान बना के दो, हमारा सपोर्ट पूरा है, इसको फिर जंगल बनाओ। तो ऐसे पर्यावरण पे रोटरी की फोकस है, और जहां पे मौका मिल रहा है, जैसे हम लोग पेड़ लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ लगाने के साथ ये भी बात करते हैं कि ये पेड़ को बचाना आपका जिम्मेदारी है। बचाना जिम्मेदारी है। आप एक सैपलिंग लगा दिए हैं, उसके बाद आप चले गए और पता नहीं है कि 1 साल बाद वो सैपलिंग जिंदा है या मर चुका है, या गाय खा गई या बकरी खा गई। तो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि सैपलिंग लगाओ एंड उसका मेंटेनेंस भी करो आप, ताकि ओनरशिप आपका होना चाहिए कि ये पौधा मैंने लगाया तो इसको बड़ा करना मेरी जिम्मेदारी। आप 5 ही लगाओ, आपको 10 लगाने का दरकार नहीं है। तो वो चिंताधारा से हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां पे हम लोग पर्यावरण की, जैसे आपकी एक हुआ मेरे को मालदा की जो म्युनिसिपल मेयर है, राज्य की पूर्व मंत्री जी, उनसे मेरा लास्ट वीक एक मीटिंग था। वो लोग वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रोटरी को बोल रहे हैं कि हमारे पास जमीन पड़ा हुआ है, हम आपको जमीन दे देंगे, आप टेक्नोलॉजी लाओ वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट इज ए नीरव दावा, कचरा खराब कर रहा है, पर्यावरण को खराब कर रहा है, नाले जो ये तालाब है सब बंद कर रहा है। तो ऑल्सो रोटरी इज ट्राइंग टू डू कि वेस्ट मैनेजमेंट पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कार्बन एमिशन को हम लोग सोच रहे हैं, कार्बन एमिशन के ऊपर काम करना। तो रोटरी की बहुत सारे कार्यक्रम है रिगार्डिंग एनवायरमेंट। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सिलीगुड़ी में भी बहुत जल्द हम लोग पर्यावरण के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि रोटरी ऑलरेडी शुरू किया है, उसको और भी बेहद ऊपर में हम लोग करने का कुछ सोच रहे हैं। तो एनवायरमेंट लेके रोटरी इज रियली कंसर्न। फिलहाल के लिए क्या सजेशन है आपके, मतलब अगर यहाँ पर जो हालात अभी दिख रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत जोरों पर है, राइट, डेवलपमेंट का जो एक अगर हम बात करें वो चरम पे है अपने, मैंने वो चाहता है कि हम ही आगे हावी हो, कंपटीशन लगा हुआ है कि आज मेरे बिल्डिंग 10 तला हो गई तो उसकी 20 होनी चाहिए, उसकी 25 होनी चाहिए। पहले एक जमाना था जब शायद परमिशन नहीं मिलती थी हाई राइज बिल्डिंग की, मगर आज के दौर में अगर देखें तो हाई राइज बिल्डिंग की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि विकास कहीं ना कहीं हमारे शहर को दिख रहा है, शहर में दिख रहा है। और जो ब्रांड्स है, अगर मल्टीप्लेक्स की बात करें या ब्रांड्स की बात करें, हर ब्रांड यहाँ पर उपलब्ध है। मगर बावजूद उसके अगर इस विकास के साथ साथ हम पर्यावरण का अगर संतुलन की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके मामले में हमें दुखद एक दृश्य दिखता है कि हाँ, पर्यावरण में नहीं हो रहा है। तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे आप, जो लोग विकास को कर रहे हैं, बड़े बड़े भवन निर्माण कर रहे हैं, मगर साथ साथ उनको यह भी देखना चाहिए, इसके लिए क्या एक वैकल्पिक तौर पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब किसी शहर का, किसी देश का तरक्की होता है तो उसमें तब्दीली होती है। जो नेचुरल चीज है उसको आपको तब्दीली करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज आप ग्रोथ नहीं कर सकोगे। तो ग्रोथ के लिए अगर मैं कहीं पे, मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं अब बचपन में जब अपने घर के छत पे जाते थे तो चारों तरफ में हरियाली दिखता था। अभी कंक्रीट दिखता है, फर्क इतना ही हो गया। अच्छी बात है, इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा, अगर आप कहीं पे कोई टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए आप 20 एकड़ अपार्टमेंट 10 एकड़ पे आप कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई पेड़ पौधा है जिसको आपको काटना पड़ा है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, हम बोलेंगे सरकार की ऐसा एक रूल्स होना चाहिए, या तो हमारा कॉन्शियस ऐसा होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे एक पेड़ काटे हैं तो ऑल्टरनेटिव जगह पे उसी एरिया में हम एक पेड़ लगा के प्रूव कर दे कि जो काटे हैं हम वहां पे लगा भी हैं और उसको हम बड़ा भी कर रहे हैं। गुड, तो हम बैलेंस कर सकेंगे। अदरवाइज तो हम काट दिए, खत्म, हम छोड़ दिए कि जो आए फ्यूचर जनरेशन उनके लिए तो मैं सर्वनाश करके जा रहा हूं। तो ये होना चाहिए कि अगर आपको 2 पेड़ काटना पड़े तो एंश्योर दैट आप 5 पेड़ लगा के उसका ओनरशिप लेके उसको बड़ा भी कर रहे हैं। तो सुभाष दा भी हमारी बात से सहमत है और हमें बता रहे हैं कि वाकई में ये होना चाहिए। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 या 5 पेड़ आपको लगाकर उसको आश्वस्त करना होगा कि आप उस पेड़ की गारंटी ले रहे हो कि उसे बड़ा करने की भी जिम्मेदारी आपके पास है, वरना सिर्फ लगाने भर से नहीं होगा। क्योंकि हर एपिसोड में मैं ये बात करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मात्र एक पेड़ को जरिया बनाकर, फोटो खिंचवाकर, उसे पब्लिश करवाकर अपना नाम कर लेते हैं कि हाँ, हमने भाई पर्यावरण के लिए कार्य कर लिया है, हमारा दायित्व तो खत्म हो गया, ये पेड़ हमने लगा दिया है। कल की डेट में वो पेड़ की क्या दशा है, उसे चिड़िया खा गई, उसे पंछी खा गए, उसे गाय ले गई, उसे वो है ही नहीं कहीं पे, बिना पानी के बेचारा मर गया। ऐसी परिस्थितियां भी हमारे सामने देखने को मिल रही है। लेकिन यही हमारा भी एक उद्देश्य है इस चर्चा को, इस कार्यक्रम में नमस्ते सिलीगुड़ी में रखने का, कि कम से कम थोड़ा सा आप संवेदनशील बनिए।
पेड़ों के बारे में हो, आप पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा संवेदनशील होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य से भी कनेक्टेड है। आप मानते हैं इसको कि ये स्वास्थ्य से बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पेड़ हमको सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देती है। हम एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं हमारे दर्शक को, जो है आप सारा दिन सिलीगुड़ी में घूमिए, शाम को घर पे जाइए, आपका मुंह जब धोइएगा, आपका बेसिन अगर व्हाइट है तो देखिएगा क्या पानी निकलता है, फर्स्ट काले पानी निकलता है, क्योंकि सारा दिन में आप इतना पॉल्यूशन को इंटेक किया है कि आपका वो हो रहा है। तो पॉल्यूशन कहां से आ रहा है? बिकॉज पेड़ नहीं है, पेड़ कम हो गया, एब्जॉर्ब अब कार्बन जो एमिट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, पेड़ ही नहीं है हमारे। ऑक्सीजन का भी डेफिशिएंसी हो रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग को, 20 साल 25 साल बच्चे लोग को फेफड़े का प्रॉब्लम होता है। कैसे, क्यों नहीं? पहले तो नहीं होता था। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू एनवायरमेंट, क्योंकि पर्यावरण में हमको जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो हमको मिलता नहीं है, जो कार्बन ऑब्जर्व होना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये सबसे जो मिलजुल के जो है, तो ये अल्टीमेटली हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। और आज हम कॉन्शियस नहीं होंगे तो हम अगला प्रजन्म के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, भविष्य के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? तो हम सोचते हैं कि इसको होना चाहिए। और मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसके साथ, थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस आया है लेकिन इसको और भी लाना पड़ेगा, रिड्यूस प्लास्टिक यूज। रिड्यूस प्लास्टिक यूज, ये बातें भी बहुत अहम बात है कि प्लास्टिक यूज को जितना कम किया जा सके वो उतना अच्छा होगा। और जो दर्शक नए सिरे से हमारे साथ जुड़े, मैं बता दूं कि सुभाषिष चटर्जी आज के मेहमान है हमारे साथ, जो कि बैठे हुए हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गूगल में भी कंप्लायंस कंसल्टेंट है गूगल इंडिया के, और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी पूरी तरह से एक्टिव है, और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 के। और एक अच्छा इनका नाम है, सुपरिचित है रोटरी क्लब के कारण सिलीगुड़ी में भी, और पूरे जो इनका जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, इन सारे जगहों पे इनको लोग अच्छे तरह से पहचानते हैं इनके कार्यों के कारण। और सबसे बड़ी बात बताता हूं कि ट्रेनर भी हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे वक्ता हो सकते हैं, क्योंकि जो एक अच्छा वक्ता होता है वही ट्रेन कर पाता है कहीं ना कहीं लोगों को। सुरक्षित थोड़ा सा अगर हम रोटरी की तरफ जाएं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इतने बड़े पोस्ट होल्ड कर चुके हैं, इतने सारे क्लबों को आप देखते हैं, तो रोटरी का फिलहाल अभी क्या कार्य चल रहा है? देखिए, रोटरी जैसे आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रोटरी आज तक शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सोसाइटी के लिए किया, पोलियो इरेडिकेशन। 1985 में रोटरी बोला था कि हमने दुनिया से पोलियो को हटा देंगे। खुशी की बात है कि रोटरी हैज स्पेंट मोर देन $6 बिलियन हमारे साथ इस कार्य में हाथ बटाए हैं बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो ओनर है। और आज के दिन में सारे विश्व में खाली 2 कंट्री में पोलियो बचा हुआ है और 4 केसेस है, और मेरे पड़ोसी कंट्री जो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यहीं पे है। अदरवाइज सारा दुनिया से पोलियो हट चुका है। इंडिया से तो पूरा इंडिया से 10 साल हो गया पोलियो हट चुका है। तो पोलियो के बाद रोटरी सोच रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, कुछ करना चाहिए। तो रोटरी अभी जो फोकस कर रहे हैं, और वो फोकस हमारे कंट्री के लिए तो ज्यादा अहम रखता है, फोकस ऑन गर्ल चाइल्ड एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आज के दिन में ऐसा एक बीमारी है, हर घर में एक मेंटल हेल्थ बीमारी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आदमी पहले जैसा सोशल नहीं रहा, बच्चों मैदान पे खेलने नहीं जाते। हम लोग जब बचपन थे 5 बजा तो कहीं पे कुछ भी हो जाए मैदान पे जाते फुटबॉल खेलना था। आजकल के बच्चे को मौका ही नहीं मिलता है। स्कूल, ट्यूशन, उसके बाद लैपटॉप या मोबाइल लेके गेम्स, नहीं तो कार्टून नेटवर्क देख, वर्चुअल सोशल हो गया आजकल। तो ये सब जो हुआ है ना, अल्टीमेटली क्या होता है आजकल का बच्चों, आप सुने होंगे कि कुछ दिन पहले ब्लू व्हेल बोल के गेम आया था, कितना हंगामा मचा था। तो बच्चे लोग के ऊपर इफेक्ट आता है। यूट्यूब में वीडियोस, एक्साइटेड वीडियोस, उसके बाद क्राइम वीडियोस, ये सब बच्चे लोग देखते हैं। आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सब बच्चों को अपने टैब दे दिए, नहीं तो मोबाइल दे दिए, वो तो मजबूरी है, एजुकेशन मजबूरी है। तो ये क्या होता है, ये एक मेंटल प्रेशर देता है। और मेंटल प्रेशर ऐसा है, आप अगर मेंटल प्रेशर में है, आपकी कोई मेंटल बीमारी है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप खुद ही खुद उसको हजम कर रहे हो, और अल्टीमेटली आप खुद को खराब कर रहे हो। मानसिक तौर पे हम कर रहे हैं अपने आप को, विकसित नहीं कर पा रहे हैं, हम डिसबैलेंस्ड हो जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि रोटरी इज फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ। रोटरी बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस होना चाहिए, सेमिनार्स होना चाहिए, और कोई आए तो उसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी करना चाहिए कि इससे वो कैसे निकल के आए, उसको क्या चाहिए।
तो रोटरी इज फॉर दिस ईयर पर्टिकुलरली रोटरी की आपको पता है कि एक साल इसका हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो इस साल की गर्ल चाइल्ड जो पहले भी हुआ था उसको कंटिन्यू हो रहा है, एंड मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसा है कि आप अगर घर को अपने परिवार को सुस्त रख सकोगे तो शहर ऐसे ही सुस्त हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द फोकस। और ये मुझे जहां तक मालूम है कि रोटरी एजुकेशन को लेकर, लिटरेसी को लेकर भी बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। आपको पता होगा शायद इंडिया में रोटरी की एक मिशन है, वो RILM बोलते हैं, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिला के काम कर रहा है पिछले करीबन 13-14 साल से। और रोटरी की मिशन, रोटरी की ये वादा है सरकार के कि हमने आपको हेल्प करेंगे कंट्री को 100% लिटरेट करने के लिए। और हम लोग एक बेंचमार्क रखते हैं, अभी रखते हैं 2027 हो गया, अच्छा है, नहीं तो फिर 2 साल एक्सटेंड हो सकता है। रोटरी इज कमिटेड टू मेक इंडिया 100% लिटरेट। इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? ई लर्निंग का व्यवस्था ला रहे हैं, रोटरी डेवलप कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की आप बात कर रहे हैं? सरकारी स्कूल में अभी तो हमारा आ गया कि बेसरकारी स्कूल में भी हम जा सकते हैं, सरकारी स्कूल में तो है ही। ई लर्निंग फैसिलिटीज दे रहा है रोटरी। स्कूल को, सरकारी स्कूल को, छोटे छोटे स्कूल को गांव में जो है उसको हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट कर रहा है। हैप्पी स्कूल, हैप्पी स्कूल में मतलब क्या होता है? 6 चीज अहम होता है। बच्चों के बैठने का डेस्क बेंच, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, प्रॉपर टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लाइब्रेरी एंड खेलने की मैदान, क्योंकि बच्चे अगर नहीं खेलेंगे तो उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। तो ये जो सारा फंड है वो रोटरी दे रहा है। रोटरी हैप्पी स्कूल बना रहे हैं। हैप्पी स्कूल बोल रहे हैं कि स्कूल शुड बी हैप्पी। बच्चा हैप्पी हो तो स्कूल पे जाने के लिए वो तैयार हो जाए, ड्रॉप आउट ना हो। तो हैप्पी स्कूल इज बहुत सारा बनाया हम लोग आज तक। सारा इंडिया में रोटरी मोर देन 1 लाख हैप्पी स्कूल बना चुके हैं। सिलीगुड़ी के अगल बगल में भी हैप्पी स्कूल यहाँ के लोकल क्लब बनाए हुए, अडॉप्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है। अडॉप्ट करके स्कूल को डेवलप करके स्कूल को ही हैंड ओवर कर देते हैं। रोटरी नहीं चलाता है, रोटरी खाली उसको डेवलप करके एट पर लाके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। उसमें पीने की शुद्ध पानी, टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लाइब्रेरी फॉर बुक्स, बैठने की बेंच डेस्क, पहनने की यूनिफॉर्म एंड खेल कूदने की सामान और मैदान अगर स्कूल का है तो उसको डेवलप कर देता है। तो ये हैप्पी स्कूल हम कर रहे हैं। हम चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। रोटरी एक स्कॉलरशिप लाया है, उसको लक्ष्य स्कॉलरशिप बोल रहे हैं। एक फॉरेन की कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, वो ई लर्निंग स्कॉलरशिप कोचिंग का जो ऑनलाइन है वो डेवलप किया। ऑनलाइन कोचिंग वो कोचिंग मार्केट वैल्यू में करीबन 80 से 1 लाख रुपया में बिकता है 3 साल के लिए, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा कर। रोटरी उसको लाया है, बायजूस बोल के कंपनी है, उसके साथ वो एग्रीमेंट किया है। स्कूल को 25 बच्चा को एक स्कूल को लेके वो स्कॉलरशिप दे रहा है, एंड रोटरी प्रोवाइडिंग दैट स्कॉलरशिप। स्कूल के बच्चा को कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, स्कूल का भी देना नहीं पड़ रहा है। सुभाषित साहब, मैं जानना चाहूंगा सिलीगुड़ी में फिलहाल कितने रोटरी क्लब और माने कैसे कार्य कर रहे हैं वो लोग? देखिए, सिलीगुड़ी में फिलहाल सोशली कितने एक्टिव है? 8 रोटरी क्लब है। और ये जो एक जोन होते हैं, जैसे हम लोग को जिला होते हैं ना, जिला, सब डिविजन, डिस्ट्रिक्ट, समथिंग लाइक दैट, तो ये एक जोन है। ये जोन में जलपाईगुड़ी के भी 2 क्लब हमारा जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी का 8 और जलपाईगुड़ी का 2 मिला के 10 क्लब है इस जोन में। इस जोन में जो हमारे 10 क्लब है, मेरे हिसाब से 10 क्लब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। एक चीज हम लोग रोटरी को बोलते हैं कि देखिए, रोटरी के बहुत फोकस, जैसे मैंने आपको बोला 7 फोकस एरिया है, तो कोई कुछ क्लब है कि वो सब फोकस पे काम नहीं कर रहे, वो एक फोकस को चुन लिया कि हम इस फोकस पे मैं इंटरप्ट करूंगा। मैं ये भी बता दूं कि रोटरी जिस तरह से लायंस ब्लड बैंक कार्य कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि रोटरी का भी अपना एक ब्लड बैंक है, प्रधान नगर में है, रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी, जिसको संचालित करता है। और सुभाषित चटर्जी जो भी हमारे साथ बैठे हुए अभी, वह भी उसी क्लब के सदस्य हैं। सो वो जैसे हमारा वो क्लब, वो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी का आज रोटरी का एक पहचान है, रोटरी ब्लड बैंक, पॉल हैरिस रोटरी ब्लड सेंटर। अभी सरकार के नियम से ये ब्लड बैंक नहीं, ब्लड सेंटर कहा जाता है। ब्लड सेंटर कहा जाता है। तो 2001 से हमारा ये ब्लड बैंक चल रहा है। हम लोग शुरू किए थे, आज वो एक पूर्ण ब्लड बैंक है। हमारे साल में इस ब्लड बैंक में 15,000 का करीबन हम लोग यूनिट देते हैं। अच्छा। हम लोग कैंप करते हैं, साल में 150-200 कैंप करते हैं, क्योंकि ब्लड ऐसा चीज है बाजार में तो आप खरीद नहीं पाओगे। आदमी डोनेट करते हैं तभी हमको मिलता है। तो वो हमें हाल ही में हम लोग एक तो मोबाइल ब्लड बैंक, हमारे एक डोनर मिल गए जो खुश होकर इसको हम लोग को क्लब को ब्लड सेंटर को डोनेट किए। हम लोग एक मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन किया। हम लोग ये कोविड के टाइम में रियलाइज किया कि हर जगह पे कैंप करना पॉसिबल नहीं होता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जो ब्लड दे रहे हैं उनको सुलाने का जगह नहीं होता है, तो हम लोग एक इक्विप ब्लड डोनेशन वैन लाया है जिसके भीतर जाके कोई भी इंसान जाके ब्लड दे के आ सकता है। रेडीमेड है, वो कहीं गांव में चला गया, खड़ा हो गया 2 घंटा 4 घंटे के लिए, 20 आदमी आके ब्लड दिया, चला गया। कोई कैंप की दरकार नहीं है, कोई पैंडल की दरकार नहीं है, कुछ भी दरकार नहीं है। तो वो हम लोग एक लाए हैं और हाल ही में वो हम लोग सिलीगुड़ी की बासी आसपास के बासी के लिए हैंड ओवर कर देंगे। तो ये हो गया ब्लड का। जैसे मैं बोल रहा था, फोकस एरिया जो है, एक एक क्लब एक एक फोकस एरिया लेके काम करे। जैसे हमारा सिलीगुड़ी में एक क्लब है, डॉक्टर्स लोग का क्लब है, उसका नाम है रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेडिक्स। 27 डॉक्टर उस क्लब की मेंबर है। तो उन लोग का फोकस है हेल्थ के ऊपर, वो लोग दूसरा काम नहीं कर रहे, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता आप एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट करो, जैसे स्पेशलाइज्ड हो गया आपने। ऐसे बाकी क्लब है, कोई क्लब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, बहुत क्लब है, लेकिन सभी क्लब 8 क्लब सिलीगुड़ी की कुछ ना कुछ कर रहा है, बैठे कोई नहीं है, एक्टिव सब है। एक्टिव सब है। तो सुभाषिष दा से जस्ट हमने जानकारी साझा करने के लिए ये सवाल किया था। वैसे मुख्यतः हमारा जो कार्यक्रम है वह सिलीगुड़ी के लिए ही होता है, क्योंकि हमने स्लोगन किया अपने शहर की बात, मतलब हमारे जो लोग हैं शहर के, उन्हीं से हम अपने शहर की बात करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है, जो लोग हमारे शहर से कनेक्टेड है और दूसरे जगहों को भी जिन्होंने देखा है और हमारे शहर के अंदर की जो समस्या है उसको भी फील कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि सुभाषिष चटर्जी से जो हम बात कर रहे हैं, ऐसी बात पहले इस कार्यक्रम से पहले हम किया करते थे, मगर वह चाय के टेबल पे करते थे या चाय की शॉप पे करते थे, तो शायद उसका कहीं ना कहीं कोई मूल्यांकन नहीं होता था या कोई सुनने वाला नहीं होता था या उसे कोई सीरियस नहीं लेता था। मगर यहां पर यह चर्चा करने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को या फिर जो नागरिक है उनके जहन में ये बात आए कि हाँ, हमें क्या करना है, और आवश्यकता भी है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं, तो एक कहावत है कि आप बिना कहे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर मैं कहावत पे जाऊं तो बिना कहे माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो बोलना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आप नहीं बोलोगे कि आपकी समस्या क्या है, तो सुनेगा कौन और उस पर अमल भी कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव की बयार भी बहनी शुरू हो चुकी है, इसलिए हम हर रोज एक नए मेहमान को बुलाते हैं। इसके बाद भी कल भी कुछ नए मेहमान आएंगे। आखिर में चलते चलते हम इस कार्यक्रम में, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, कम्युनिटी पार्किंग के बारे में भी इन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है, ताकि हमारे सिलीगुड़ी की जो जाम की समस्या है वह भी कम हो। और भी बहुत सारे सुझाव है किस तरह से हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। मगर जाते जाते, क्योंकि कार्यक्रम का हमारी एक परंपरा रहती है कि जाते जाते हमारे जो मेहमान है उनसे हम निवेदन कर देंगे, वह अगर चाहें तो सीधे तौर पे हमारे दर्शकों से जुड़ के नमस्ते सिलीगुड़ी कह के प्रतिवेदन कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सुझाव है जो बचा हुआ है, या आप कोई ऐसी आइडिया देना चाहते हैं, या फिर आप निवेदन करना चाहते हैं, सीधे तौर से जुड़ सकते हैं। संजय जी, ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कहना चाहूंगा मेरे सिलीगुड़ी वासियों को। देखिए, इंडिया, आज हम लोग बोलते हैं इंडिया बिकम ए डिजिटल इंडिया। आज हम लोग डिजिटली हो चुके हैं। डिजिटल हो चुके हैं तो क्या है, इसको डिजिटली का फायदा भी लेना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो दिन चला गया कि बैंक में आप अपना स्टाफ को भेजा, कोई आप खुद गए 2 घंटा लाइन पे खड़ा हुए, पैसा जमा किए, ड्राफ्ट बनाए, आ गए, ये दिन चला गया। अभी घर बैठे अपने ऑफिस या घर बैठे आप ये सब बैंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को एक बहुत रोज सुनने में आता है कि हम तो भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है कुछ हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, इसलिए हमको बैंक का अकाउंट नंबर दे दो भाई, हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। जो बोल रहे हैं उनकी बात सही है, क्योंकि वो अपने खौफ से ये बात बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एंड रोटरी इज रेडी टू डू दैट। एंड मैं सिलीगुड़ी वासी दूसरे संस्था को भी ये बोलूंगा कि हमारा शायद डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है आजकल, जो यूपीआई, द टॉक ऑफ द कंट्री, यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई सिस्टम, यूनिक पेमेंट इंटरफेस। सो ये जो डिजिटल यूजेज है, इसके ऊपर सेमिनार होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए, रिस्क हर चीज में है। आप रास्ते में जाके गाड़ी चला रहे हैं, रिस्क है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आप चौकन्ना रह के गाड़ी चला रहे हो ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये भी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल टोटल जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें भी रिस्क है, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर। आपको चौकन्ना रख के इसको करना पड़ेगा ताकि कोई फ्रॉड ना हो, फ्रॉड में आप ट्रैप्ड ना हो। तो इसके लिए हमारा हिसाब से सिलीगुड़ी में बहुत जरूरी है, आम आदमी के लिए, वर्ड में जाके आम आदमी के लिए डिजिटल सिस्टम का फाइनेंशियल सिस्टम का अवेयरनेस करने के लिए, सेमिनार करने के लिए, ताकि आदमी में कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि स्मार्टफोन तो सब यूज करते हैं, सब यूज कर रहे हैं।
और कुछ होना हो हाथ में एक स्मार्टफोन तो रहेगा, तो आपके पास जरिया तो है, आप खाली उसको कॉन्फिडेंस नहीं पाता है बोल के आप यूज नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि सिलीगुड़ी में अगर ये आ जाए तो हम लोग जो नए दौर में दौड़ रहे हैं पूरी तरह शामिल हो जाएंगे और सिलीगुड़ी को हम लोग बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुभाषिष चटर्जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पेशे से और सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि इनकी एक सोशल प्रोफाइल है, एक बड़ी सोशल प्रोफाइल है और एक सॉफ्ट के तौर पर भी ये सोशली एक्टिव है बहुत ज्यादा। और जैसा कि इन्होंने आखिर में सुझाव दिया कि किस तरीके से हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं, और जो संस्थाएं हैं जो सुन रही हैं या जो हमारे नागरिक हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस कैंपेन के लिए आगे आना चाहिए। हर जगह जाकर इस कैंपेन को चलाना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन को, ताकि सिर्फ रील देखकर स्मार्टफोन का यूज ना करें और सिर्फ व्हाट्सएप में चैट कर स्मार्टफोन का यूज ना करें। वास्तविकता में जो हमें लाभ दे सकता है या जिसके कारण हमारी जीवन और सरल हो सकता है, उन चीजों का उपयोग भी इस स्मार्टफोन से करने का जो हुनर है वह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास पहुंचे, ताकि, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कनेक्ट भी हो चुके हैं काफी लोग। आजकल आप ठेले पे जो सब्जी वाले मिलते हैं उनके पास भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आप अगर जाओ तो आप 10 रुपए 20 रुपए भी आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू या गूगल पे के थ्रू आप कर सकते हो। और आश्चर्य की बात यह भी मैं बताता हूं कि काफी हद तक ये कन्वर्ट हो चुका है, मगर आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जब बोलते हैं कि आप पेमेंट कर दो तो वो हमें अकाउंट नंबर और एफसीआई कोड ही आईएफएस कोड ही मांगते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि यूपीआई जो एड्रेस है, यूपीआई जो कोड है, उससे बहुत इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। हम लोग खुद कर रहे हैं उसका यूज, सेफ भी है एंड सेफ भी है, वो ज्यादा सेफ है। उसको वेरीफाई कर पा रहे हो कि जिस आदमी के पास जा रहा है उसका नाम उसमें उल्लेख है कि नहीं उस आदमी का, क्योंकि वेरीफाई ऑप्शन भी आता है। और हर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में आज के दौर में यह व्यवस्था उपलब्ध है कि आप सुनिश्चित करके यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो और उसमें बड़े से बड़ा अमाउंट की ट्रांसफर भी कर सकते हो। सेफ एंड सिक्योर भी है, मगर इसकी जानकारी आवश्यक है कि कैसे ये हो। तो इसी के लिए सुभाषिष चटर्जी ने यह आग्रह किया है कि आप लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जिनको इसकी जानकारी है वह कहीं ना कहीं जाकर लोगों के बीच में जाकर उन्हें समझा सकते हैं। और यह एक बड़ा हुनर भी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप लिटरेट हैं, तो अगर आप 10 लोगों को 20 लोगों को शिक्षित बना पा रहे हो तभी आपकी शिक्षा का महत्व बनता है। वरना आपका शिक्षित होना कहीं ना कहीं किसी भी कार्य में नहीं आया तो व्यर्थ है आपका शिक्षित होना। तो इसी तरह कल भी फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए मेहमान के साथ, और तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद, नमस्कार।